पेंशन स्कीम जिसको बोलते हैं, उस पेंशन स्कीम के आधार के ऊपर वो पेंशन स्कीम बनी। और यहाँ रोडवेज के अंदर ये मौका कर्मचारियों को दिया गया कि भाई आप अपनी सेवानिवृत्ति पर इस पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं, जो सरकारी कर्मचारियों को जो पेंशन देती है उस तरह से जो पेंशन बनाई है उसका विकल्प दे दे। और आप ये चाहते हैं कि साहब हम तो सीपीएफ पे चले आ रहे, सीपीएफ में रहना चाहते हैं, तो सीपीएफ का उस तरह से आप अपनी पेंशन चुन सकते हैं। ये विकल्प का मौका उस वक्त के अंदर दिया गया। उस वक्त भी ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा हुआ, रूल तो 89 में बनेगी, तो वो कार्रवाई चलते चलते 2-3 साल आगे बढ़ गई। और ये सवाल खड़ा हुआ कौन सा ऑप्शन भरे, सरकारी पेंशन का ऑप्शन भरे जो सरकारी तरह की पेंशन बन रही है, या सीपीएफ की पेंशन जो चल रही है उसी का ऑप्शन भरे। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से सोच विचार कर रहे थे। हम लोगों के सामने भी ये सवाल आया था, हमसे भी पूछा गया, आपने कमेटी बनाई, उस कमेटी में यूनियन ने रिपोर्ट दी, मोटे मोटे तौर के ऊपर लोगों को एक एक आदमी का हिसाब तो नहीं समझा सकते थे, समझाना संभव भी नहीं हो सकता किसी को। मोटे मोटे तौर पर हमने बताया था कि उस वक्त में जिस तरह की जिसकी सेवा 10 साल की रही, भाई 10 साल के अंदर तक रिटायर हो जाएगा, उसे 8 बेच करके ये सरकारी पेंशन ओपीएज है उसको फॉर्म भर देना चाहिए। किंतु ये देख ले कि उसका सर्विस रिकॉर्ड कैसा है। जो सर्विस रिकॉर्ड की जानकारी तो यूनियन को नहीं होती, किस कर्मचारी का सर्विस रिकॉर्ड क्या है, अलग अलग इंडिविजुअली जानते हैं उनका रिकॉर्ड क्या है। अगर किसी को ये है उनका रिकॉर्ड पे बहुत ज्यादा खतरा लग रहा है, भाई हमारी नौकरी के सर्विस से रिटायरमेंट से पहले टर्मिनेट भी हो सकते हैं, हम ऐसे बहुत से केस हो रहे थे ड्राइवर कंडक्टरों में खास करके, तो बहुत ज्यादा खतरे का ध्यान रख करके इसको ना करें, सीपीएफ में रह सकते हैं। तो लोगों ने इस तरह से फैसला किया। लोगों ने यह भी फैसला किया जिनकी सर्विस बाकी थी, उस वक्त हिसाब लगा रहे थे लोग बात कि सर सीपीएफ में फायदा है या पेंशन में फायदा है, जैसे जोड़ बाकी गुणा बाग का हिसाब लगा कर जिनकी सर्विस ज्यादा बच रही थी। तो लोग हिसाब लगा करके ये पहुंचे कि साहब हमको सीपीएफ पे ज्यादा फायदा है, क्यों उस वक्त पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो रही, 10% 12% तक लोगों ने हिसाब लगाया। हमारा रिटायरमेंट जब होगा तो 35 लाख मिल जाएंगे, 40 लाख मिल जाएंगे, 30 लाख मिल जाएंगे, ऐसे तक हिसाब लोगों ने लगाए। और ज्यादातर लोगों ने उस वक्त जो रोडवेज में सर्विस पे काम करते थे लगभग 11 या 12,000 के आसपास लोगों ने पेंशन ऑफ की, बाकी लोगों ने सीपीएफ रखा। ऐसे लोगों ने भी सीपीएफ रखा जो बड़े बड़े अधिकारी थे, जो अकाउंट साइड के बड़े बड़े अधिकारी थे, जो अकाउंट साइड के लोगों से लोग अक्सर ज्यादा पूछा करते जानकारी, उन्होंने सीपीएफ रखा। भाई हमारा तो सीपीएफ में ज्यादा फायदा होगा, लाखों रुपए हमको मिल जाएंगे। तो उनके देखा देखी बहुत से लोगों ने सीपीएफ के फॉर्म भर दिए। हमको जाए इतने बड़े बड़े अधिकारी अकाउंट के जब सीपीएफ की बात कर रहे हैं तो हम पेंशन में क्यों जाए। तो ये सारा एक चैप्टर उस तरीके से उस वक्त में क्लोज हो गया। उस पेंशन रूल्स में एक इंपॉर्टेंट बात रखी गई थी कि जो ऑप्शन नहीं भरेगा कि भाई काय का मैं, तो उसको ये माना जाएगा कि उसने पेंशन ऑफ करी है। तो लोगों ने कहा ठीक है यार जितना नहीं भरा हो जाएगा। बाद में कहा नहीं भाई, दोबारा से ऑप्शन का मौका कहा गया कि आपको जिनको पेंशन लेनी है पेंशन का ऑप्शन भरे तो सीपीएफ में माना जाएगा। जस्ट रिवर्स कर दिया। इस तरह से करके ये सारा मामला एपिसोड चलता रहा। आगे चल के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती चली गई सीपीएफ में, तो धीरे धीरे लोगों को लगा यार हमने गलती कर दी। ये सारा सवाल इस तरह से एक बैकग्राउंड बहुत समय गुजर गया, बहुत लोग रिटायर हो गए, नदियों में बहुत पानी बह चुका जिसका कोई हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। और सीपीएफ की पेंशन जो बाद में आई 95 में, उसके अंदर भी जो जिस तरह से था हायर पेंशन का एक ऑप्शन था, वो हायर पेंशन का ऑप्शन का प्रचार ज्यादा हुआ नहीं, लोग उसका फायदा उठा नहीं पाए। तो नाम मात्र की पेंशन जो मामूली कंट्रीब्यूशन करता था उस हिसाब से पेंशन मिलती रही। तो किसी को 1500 मिली, किसी को 700 मिली, किसी को 800, किसी को 1000, किसी को 2000, इस तरह की पेंशन मिलती रही। और शुरू में तो 1000 से नीचे की पेंशन, 500-600 तक की पेंशन लोगों की बड़ी मुश्किल फंस गए, लोग पछताने लगे। तो सवाल खड़ा होते होते पूरे हिंदुस्तान के अंदर व्यापक सवाल बन गया। तो सीपीएफ का जो हायर पेंशन का जो ऑप्शन का क्लॉज आया था, पूरे प्रचार हुआ नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो इसलिए लोग उसका लाभ नहीं उठा पाए। तो लोग कोर्टों में जाना शुरू कर दिए अलग अलग। तो अलग अलग हिंदुस्तान में सारी हिस्ट्री तो बताऊंगा तो घंटों लग जाएंगे, तो मोटी मोटी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके इंडिविजुअल्स ने भी केस किए हाईकोर्टों में, और संस्थाओं ने भी, जो रिटायर्ड कर्मचारियों की संस्थाएं बनी हुई थी वो भी हाईकोर्ट के अंदर गए। अलग अलग राज्यों में, राजस्थान में भी हुआ, केरला में भी हुआ, हिमाचल में भी हुआ, सब जगह, आंध्रा में, तेलंगाना में, हर राज्यों के अंदर इस तरह के मामले होते रहे। और अलग अलग राज्यों के ये फैसले आए, जैसे ये आया
कि भाई लोगों को हायर पेंशन का ऑप्शन देने का जो मौका था उसकी कोई कट ऑफ डेट डिसाइड नहीं थी, कभी भी दे सकते हो। तो वो उसके खिलाफ भारत सरकार और ईपीएफओ जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील में गए, रिव्यू एप्लीकेशन उन्होंने लगाई वहां पर, और रिव्यू एप्लीकेशन लगने के बाद में काफी बड़ी लंबी चौड़ी बहसें हुई वहां पर। बड़े बड़े एडवोकेट सरकार की तरफ से भी थे, मजदूरों की तरफ से भी थे, कर्मचारी संगठनों की तरफ से भी थे, और 4/11/2022 को 3 जजों की बेंच ने, 3 न्यायाधीशों की बेंच ने एक फैसला पूरा किया। उस फैसले का जो सारांश है वो सारांश आपको बता रहा हूं। उन्होंने ये कहा उस फैसले में कि जो लोग आम बोलचाल में पर रिटायरमेंट की बात करते हैं, कौन कब रिटायर हुआ, पर इसमें रिटायरमेंट से बच जाइएगा, क्यों अपने को नौकरी में रिटायरमेंट तो 60 साल पर होता है, और सीपीएफ की पेंशन अपने को 58 साल पर हो जाती है, 58 साल पर हो जाती है। इसलिए आपको रिटायर पेंशन से समझना पड़ेगा, रिटायरमेंट की डेट से समझने में दिक्कत हो जाएगी, आपको गलतफहमी हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सारे राज्यों के जो फैसले थे अलग अलग उनको सबको बदल दिया। उसने कहा भाई उन सारे फैसलों को संशोधित करते, हमारा फैसला हम देते, ये लागू होगा। तो उस फैसले में एक बात तो ये कही कि जो लोग 1/9/14 से पहले, तारीख याद रखना, 1/9/2014 से पहले जिन लोगों के 58 साल हो गए थे, पेंशन लागू हो गई, 58 साल पर पेंशन लागू हुई थी, उनको ये मौका नहीं दिया जाएगा कि वो हायर पेंशन का ऑप्शन देगा, उनको ये मौका नहीं मिलेगा। तो वो तो वंचित कर दिए गए सारे के सारे लोग। अब सवाल ये खड़ा होता है, ऐसे बहुत से लोग रोडवेज में भी, और जगह भी, अकेले रोडवेज में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में है, हर जगह, और लाखों की तादाद, बहुत बड़ी संख्या है उन लोगों की। तो उन मामलों में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में तो इससे बड़ा कोर्ट तो कोई है नहीं, तो उसमें काफी एप्लीकेशन वहां पर लगी है, रिव्यू एप्लीकेशन भी लगी है, मिसलेनियस एप्लीकेशन भी अलग अलग जगह से लगी है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और सुप्रीम कोर्ट उन पर क्या फैसला करेगा ये कोई नहीं जानता। जब वो फैसला आएगा तब पता लगेगा कि उन लोगों के लिए क्या आगे कोई नया फैसला होना है, ये जो फैसला हो गया वही लागू रहेगा। फिर एक बार समझ ले उसको, 1/9/2014 से पहले जिन लोगों के 58 साल पूरे हो गए और पेंशन लागू हो गई थी, वो एग्जिट हो गए, मतलब उस स्कीम से बाहर हो गए। बट क्या एग्जिट होना, जो स्कीम से बाहर हो गए उनको नया ऑप्शन देने का मौका नहीं मिलेगा। तो वो तो अब ऐसे लोग अगर हमारे रोडवेज में भी हैं तो उनके लिए तो हम क्षमा प्रार्थी है, अभी हम तुरंत कोई मदद करने की स्थिति में उनके लिए तो नहीं है। अब दूसरी कैटेगरी वो, बस आज उनमें ये जरूर कहा है पहले वालों के लिए कि 1/9/14 से पहले जिनकी पेंशन लागू हो गई थी तो उन्होंने हायर पेंशन का ऑप्शन दे दिया था, और पेंशन को स्वीकार और ऑप्शन को मंजूर नहीं किया ईपीएफओ ने, तो उनको दोबारा ऑप्शन देने का मौका दिया। तो रोडवेज में तो ऐसा कोई केस है नहीं, ऐसा कोई केस मिलेगा नहीं, बहुत छान करके देख लिया, ऐसा कोई केस है नहीं। दूसरी कैटेगरी ये है 1/9/14 के बाद, 1/9/14 के बाद जिनकी 58 साल की उम्र हुई और उनकी वो पेंशन हुई है, उसके बाद में उनको ये मौका दिया है कि 4 महीने के अंदर अंदर वो हायर पेंशन का ऑप्शन दे सकते। तो जो पेंशन देके 1/9/14 के बाद जिनकी पेंशन हो गई, रिटायर हो गए, और चाहे भी वो सेवा में है, दोनों तरह के लोग, उनको 4 महीने में ऑप्शन देने का मौका दिया है। 4 महीने कब से गिने जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जब 4 नवंबर 2022 को फैसला दिया तो उसमें लिखा फ्रॉम टुडे। फ्रॉम टुडे का मतलब आज से, 4 नवंबर 2022 से 4 महीने का समय गिरा है। वो पीरियड पूरा हुआ है 2 मार्च को, 2 मार्च का, तो आखिरी डेट है। ऐसा थोड़ी आखिरी डेट को कोई ऑप्शन ले लेगा आपसे, तो इसलिए ये उसके अंतर्गत। अब ये सब कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब ये सोच रहे थे भाई ईपीएफओ कोई ऑप्शन का फॉर्म निकालेगा, तो ईपीएफओ ने तो कोई ऑप्शन का फॉर्म नहीं निकाला। बहुत कोशिश हुई, हम लोग मिले भी, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से, और जगह भी स्टेटों में लोग मिले, हुआ नहीं। तो तमिलनाडु के अंदर कुछ लोग हाई कोर्ट में चले गए, कहा साहब ये ऑप्शन का फॉर्म नहीं बना रहे, तो हाई कोर्ट ने कह दिया मालिकों, मालिक एम्प्लॉयर होता है कि तुम इंतजार मत करो, ईपीएफओ को जो है तो वो फॉर्म बना के देगा ऑप्शन का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 4 महीने का, आप अपना उनका ऑप्शन लेना शुरू कर दो, अपना बनाओ फॉर्मेट ऑफ है। तो उसके बाद में कई डेवलपमेंट हुए। खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स जो है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का खेतरी के अंदर, उन्होंने अपना एक फॉर्म जारी कर दिया। एक राजस्थान में राजसिको नाम से एक पब्लिक सेक्टर है छोटा, उन्होंने फॉर्म जारी कर दिया। और जब ये कार्रवाई चल रही थी, सारे सवालों को लेके हम लोग
एमडी साहब से मिले 2 फरवरी को, कहा साहब टाइम बहुत कम बचा है, 1 महीना बचा है, आप भी फॉर्म जारी कराओ, आप भी फॉर्म जारी कराओ। उन्होंने सारे अधिकारियों को बुला के सारी बातचीत करके, हम पर तो कोई बर्डन नहीं आएगा, तो हमने कहा आप पर 1 पैसे का बर्डन नहीं आएगा रोडवेज के ऊपर, ये तो ईपीएफओ का काम है। तो ये कल करा करके वो एक फार्म 15 तारीख को, फिर 8 तारीख को मिले, तो 15 तारीख को ऑप्शन फार्म जारी हुआ। अब वो फार्म जारी होते, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पर चल जाती सब चीजें, लोगों ने फार्म भरने भी शुरू कर दिए। ये सवाल ये था, हमने जब उस फार्म को देखा, हमने कहा उस फार्म में अपनी गलतियां हैं, उस फार्म में सुधार करने की जरूरत है। हम लोग दोबारा एफडी साहब से वक्त मिले और मिलकर के उनको कहा साहब इसको संशोधित करिए। तो बीच में 2 दिन की छुट्टियां आ गई है ना, उस दिन एमडी थे नहीं, जिस दिन वर्किंग डे था। अब एमडी कल आएंगे तो वो संशोधित फार्म तैयार हो रहा है और वो संशोधित फार्म कल शायद साइन होकर के निकल जाएगा, ऐसी उम्मीद पूरी कल शाम तक निकल जाएगा। तो ये तो है बैकग्राउंड इसका सीपीएफ का। अब मैं इसके साथ ये और स्पष्ट कर दूं, फार्म भरने से क्या होगा, कैसे पेंशन बढ़ेगी, ये भी तो समझना जरूरी है। तो देखिए, जो आदमी रिटायर हो गया, रिटायर से मतलब वही समझना 1/9/14 के बाद जिनके 58 साल की एज होने पे पेंशन लागू हुई है, या जो आगे भी सर्विस में है उन लोगों के, दोनों के लिए, वो अगर ये फॉर्म भरते हैं कि साहब हमको तो हायर वेजेज पर पेंशन चाहिए, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्चुअल पे, एक्चुअल सैलरी। तो एक्चुअल पे देखिए वास्तविक वेतन, वास्तविक वेतन हो गया पे और डी, यही होता है पे डी। तो इसके ऊपर आपको कटौती होगी। तो कटौती तो अभी भी आपकी जो होती है 12% कटौती, 12% आपकी वो आपके खाते में फंसा जाता है, और 12% के बराबर रोडवेज 12% मिलाता है। तो उस 12% में से 8.33% ही आपकी पेंशन में जाता है। वो भी कितना जाता है, पूरी सैलरी पर नहीं जाता। वो आपका पहले जाता था किसी जमाने में 5,000, तो 6,500 शायद, और अभी वर्तमान में 15,000 है, इस पर जाता है। बाकी पैसा बचता है वो आपके खाते में आ जाता है, 3.97 भी आता है, वो 67 आपके खाते में आ जाता है। अब अगर आप ऑप्शन देंगे हायर पेंशन का, तो कैसे कटेगा? तो तरीका तो यही रहेगा, आपका जो 12% करता है वो तो आपके खाते में रहेगा, वो तो आपका पैसा है, उससे किसी का लेना देना नहीं है, वो तो आपका हक है। ये तो जो रोडवेज 12% मिलाती है उसमें से कटेगा तो 8.33% ही, पर वो अब केवल आज की डेट में अगर नौकरी में है तो 15,000 रुपए नहीं कट के आपके पूरे वेतन पर कटेगा, जितना पे और डी आपको मिलता है। राइट? तो आपका सबका हिसाब लगा के देख सकते हो आप, किसका मेरा पे डीए क्या है, और आगे चल करके डीए तो बढ़ने ही वाला होगा। बेसिक पे भी बढ़ती है, इंक्रीमेंट लगता है, 1827 लगते हैं, ऐसे करके तो ये उस पर कटेगा, वो तो 8.33 जाएगा पेंशन में, और बाकी बच्चा वो आएगा। जो लोग रिटायर, हंकारा क्या होगा, तो सर्विस वालों का तो ये होगा कि भाई ये आपका कटना शुरू हो जाएगा भविष्य के लिए। और कब से लागू होगा पेंशन, कब से लागू है? 16/11/1995 से लागू हुई पेंशन। तो 16/11/1995 से अभी जो नौकरी में है वो अगर ये ऑप्शन भरते हैं पेंशन, हायर पेंशन का, तो आगे से कटना शुरू हो जाएगा, और अब तक का पैसा जो है, डिफरेंस का पैसा, भाई इतना कट गया, इतना आपका बाकी और होना चाहिए था, वो मय ब्याज के आपको जमा कराना पड़ेगा, मय ब्याज के। तो नौकरी वालों को तो नगद नहीं देना पड़ेगा, उनका तो फंड है, उस फंड में से पैसा चला जाएगा। अब इक्के दुक्के लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने यार 2-2 बार 3-3 बार लोन ले लिए, पैसा नहीं बचा है, तो उनको तो अलग कोई मामला आएगा तो देना पड़ सकता है, बाकी इतना पैसा तो करीब करीब सबके खाते में होगा जो फंड में से डाइवर्ट हो जाएगा। अब जो लोग रिटायर हो गए वही 1/14 के बाद वाले, उनको ईपीएफ को हिसाब बना के देगा कि आपका कितना पैसा आपको जमा कराना है और ब्याज सहित कितना जमा कराना है। अब कोई कहेगा साहब हमको हिसाब बताओ कितना कितना पैसा आएगा, तो एक आदमी का हिसाब हम नहीं समझा सकते। आपको मोटा मोटा अंदाजा गर्मी वगैरह से कहा था हिसाब निकालो, इन्होंने आपस में चर्चा करी है, आपस में कुछ साथियों ने बैठ करके वो 1-2 उदाहरण के साथ आपको बता भी देंगे, उदाहरण के साथ में कि किस तरीके से पैसा बनेगा, किस तरह से जमा कराना पड़ेगा, और वो पैसा मय ब्याज के जमा कराना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि कितने दिन में आएगा, ये हम नहीं कह सकते। आप फार्म भरेगा, जहां से फार्म भरने के बाद वो ईपीएफओ को जाएगी, भेजेंगे, और पूरे हिंदुस्तान का मामला है, अकेले रोडवेज का नहीं है। तो धीरे धीरे कैसे करके वो कब आगे प्रोसेस में होकर के आएगा, तब होगा, पर वो इस तरह से होगा। ये तो हुआ आपको सीपीएफ के पेंशन का सवाल। अब सवाल ये आ रहा है साथ साथ, गवर्नमेंट ने ओपीएस लागू कर दी, ओपीएस किस पे लागू होगी, किस पे लागू नहीं होगी, ये सवाल भी आ रहा है।
तो देखिए अभी तक सरकार का आदेश तो आया नहीं। पहले तो जो बजट घोषणा हुई, उस बजट घोषणा के अंदर जो पैराग्राफ है बजट का, उसमें रोडवेज का नाम ही नहीं, उसमें रोडवेज का नाम लिखा हुआ नहीं था। तो ये कंफ्यूजन बड़ा हो गया, यार ये रोडवेज को माइनस तो नहीं कर दिया कहीं, भाई बहुत घाटा चल रहा है इस नाम पे, लगा ऐसा हो नहीं सकता, कब से कहीं गलती हो गई लगती है। अभी 4-5 दिन पहले एक अखबार में खबर भी आ गई कि साहब ये तो रोडवेज वाले वंचित हो जाएंगे, बड़ी होगी तो भास्कर के अंदर बहुत बड़ी खबर थी। उसके बारे में एक क्लैरिफिकेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कल जारी कर दिया, वो व्हाट्सएप वगैरह पे चल रहा है, देख भी लिया होगा आपने। उसमें ये कह दिया नहीं रोडवेज पर भी वो ओपीएस लागू होगी। तो ये तो संशय की बात है नहीं दिमाग में अब कि साहब रोडवेज पर ओपीएस लागू नहीं होगी। हो अब सवाल है आदेश नहीं आया है, तो बिना आदेश को आए बिना, तो मैं आदेश को पढ़ के तो कुछ बता नहीं सकता आपको उसका क्या मतलब है, कैसे लागू होगी, किस तरह। पर जो पता किया है, जो पता किया है मोटा मोटा, अब पता क्या सही भी हो सकता है, कुछ नई बात भी हो सकती है, कुछ कम भी हो सकती है, क्या जाने। अभी तो क्लियर से है, जैसे कहते सुनी और कही बात है। अभी तक वो ये कह रहे हैं जो सेवा में है उन पर भी लागू होगी, और जो लोग रिटायर हो गए उनको भी ऑप्शन का मौका दिया जाएगा, ऐसा कह रहे हैं, उनको भी ऑप्शन का मौका दिया जाएगा। तो सवाल आता है जो सेवा में उनका तो डाइवर्ट हो जाएगा पैसा, वैसे ही जो सीपीएफ में से है वो उसमें पेंशन में चला जाएगा, अभी जा रहा है। पर रिटायर वालों का क्या होगा, तो रिटायर वालों से भी हिसाब तो मांग लाओ भाई, आप अगर ये ऑप्शन का फॉर्म भरते हो ओपीएस का, तो आपको इतना पैसा जमा कराना पड़ेगा, मैं ब्याज करके वो आपको जमा कराओ। तो जो ऐसा बताया जा रहा है उसमें मौका रिटायर वालों को भी देने की बात आ रही है, पर ऑर्डर निकलेगा जब पता लगेगा। अब प्रश्न आएगा कि पैसा किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, यह सवाल। तो आपको ये मोटी मोटी बात मैं समझा देना चाहता हूं। सीपीएफ की पेंशन 16/11/1995 से लागू हुई है, तो आपको जो बकाया डिफरेंस का पैसा देना पड़ेगा वो 16/11/1995 से देना पड़ेगा, उससे पहले का किसी को नहीं देना पड़ेगा, चाहे वो रिटायर हो गया और चाहे सेवा में है। पर जो आप अगर ओपीएस लेते हो, ओपीएस लेते हो तो ओपीएस में तो आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से हिसाब लगेगा, आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से हिसाब लगेगा भी कितना पैसा आपका बनता है, इतना जमा कराना पड़ेगा। तो मैंने आज भी एक दूसरे को टेलीफोन करके पूछा यार कैसे मोटा मोटा इतना हिसाब बता रहा था अपना, तो हिसाब तो सब लगाते ही लोग, पढ़े लिखे लोग तो लगा ही लेते हैं मोटा मोटा हिसाब। बोले साहब मुझे करीब 25 लाख रुपए जमा कराना पड़ेगा। मैंने तेरी उम्र कितनी हुई, उससे कहा सर मेरी उम्र तो करीब करीब अब 75-80 की, 75 से ऊपर हो गया। तो मैं कहा कितनी उम्मीद करते हो कितना और जी लोगे? बोला साहब ये तो क्या पता, आज का ही भरोसा नहीं रहा, शाम तक का जूंगा नहीं जूंगा। पर मोटा मोटा हिसाब भी लगाओ, आजकल जो एवरेज एज है, एवरेज एज 75 के आसपास मानी जाती है। भाई 75 को आदमी जी लेता है, अब जीने को तो लोग 100 वर्ष भी जी लेते होंगे, ऐसे तो कहीं बहुत मिल जाएंगे। पर 75 वाला तो मैं अगर 25 लाख अगर जमा कराता हूँ तो सब मेरे को तो ज्यादा जीने की उम्मीद है, मैं क्यों जमा कराऊं 25 लाख? तो पैसा बहुत ज्यादा जमा कराना पड़ेगा मेरा, ऐसे भी लोग सवाल सोच रहे हैं। तो ये तो हिसाब ऑर्डर आएगा, हिसाब लगेगा, एक आध देवता 30 लाख जमा कराना पड़ेगा। तो जो जितना ज्यादा पहले रिटायर हुआ है, जो अभी थोड़े अरसे पहले रिटायर हुए, साल भर पहले, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, उनको कम जमा कराना पड़ेगा ओपीएस में। और जिनका 5 साल गुजर गए, 8 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, उनके हिसाब से वो पैसा उनका ज्यादा बनता चला जाएगा। अब लोग ये भी जानना चाहेंगे, एक जगह हमारे साथी पूर्णचंद कह भी रहे कि साहब ये भी स्पष्ट होनी चाहिए कि ये सीपीएफ का ऑप्शन बनने के बाद क्या हम ऑप्शन ओपीएस का भर सकते नहीं भर सकते, ऐसे ही जानना चाहते थे ना, ये जानना चाहते थे ना। तो देखिए ये बात भी मोटी मोटी समझा जाना चाहता। अभी आपको सीपीएफ का ऑप्शन अगर भारतीय पेंशन का है, पेंशन का, तो तुरंत तो उसमें कार्रवाई होने वाली है नहीं है, भरेंगे फॉर्म जाएंगे, प्रोसेस होगा तुरंत, अभी पैसा न तो रिटायर वालों से मांगा जाने वाला है और न उनका तुरंत सेवा वालों का भी कुछ ट्रांसफर होना नहीं है। तो मैं समझता हूँ तब तक तो सरकार का ऑर्डर आ जाएगा, सरकार का ऑर्डर आने के बाद में उसमें क्या हिसाब लगता है दोनों की तुलना करके देख लेना भैया आप, कि आपको उसमें फायदा है उसमें फायदा है। हम एग्जैक्टली किसी को ये नहीं कहने की स्थिति में तू ये कर या ये कर, ये कर या ये कर, ये हम नहीं कह पाई। ये तो हर आदमी को, हर कर्मचारी को, मेरी उम्र कितनी हो गई, कितना और जीने की स्थिति है, स्वस्थ कितना रहता हूँ, बीमार कितना रहता हूँ, मेरे पास फिर इतना पैसा
ओपीएस में जाऊंगा तो इतना पैसा जमा कराऊंगा। जो लोग रिटायर हो गया 10 साल 15 साल 20 साल पहले, वो इतना 25-30 लाख जमा कराने की स्थिति में होंगे क्या भाई? होंगे क्या? हो सकता है भाई कोई आसुदा हो, जिसके घर पे कोई बिजनेस चलता हो, बच्चे बहुत ज्यादा अच्छी कमाई वाले हो, कोई बात नहीं, हम अपने पेरेंट्स से लेकर के बस हमारे पेरेंट्स को मदद कर देंगे, दे देंगे, तो वो हो सकता है। बाकी तो ज्यादा जितनी सेवा हो गई, वो इतना पैसा जमा कराने की स्थिति होगी नहीं। उनके लिए तो फिर एक वैकल्पिक तौर पर सीपीएफ भी ठीक बचेगा, उससे कम पेंशन जमा करानी पड़ेगी। ये सारी चीजें। एक बात इसके साथ में और कहना चाहता हूँ, काल्पनिक कह रहा हूं मैं, मेरे शब्द पे ध्यान दे लेना कि बाद में कहो यादव साहब आपने तो ये कहा था, हमने इसका अर्थ लगा दिया। मैं जो कह रहा हूँ अर्थ वही समझना, अपने हिसाब से अर्थ मत लगा लेना। मैं आगे बात कहने जा रहा हूँ काल्पनिक का। काल्पनिक का मतलब कल्पना है सिर्फ। आज की स्थिति क्या है भाई हमारी रोडवेज? आज हमको समय पे वेतन मिल रहा है क्या? समय पर पेंशन मिल रही है क्या? जिनको पेंशन मिलती है। रिटायर वालों के बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ करके संघर्षों के बाद में वो एक पेमेंट करा पाए, ग्रेच्युटी का 5,000 के लोगों के आसपास का। नाइटों का सुप्रीम कोर्ट में फैसला होने के बाद भी, कंटेंट लगने के बाद भी 7 यूनिट में पेमेंट हुआ, वो भी नहीं हुआ। तो आज की जितनी आर्थिक स्थिति जैसी रोडवेज की है, ये आर्थिक स्थिति अगर सुधर भी जाएगी तो कितनी सुधरेगी, कितनी सुधरेगी? तो आगे चल करके क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। बहुत बेहतर भी हो सकती है, और ऐसी चले तो शायद कहीं कहना चाहिए क्या पूरी बिस्तर बोलो, लेकिन मैं बता सकती। आपने इस बजट में हमने देखा है इतना संघर्ष पिछले टाइम 3 महीने तक लगातार सबने मिलकर किया। सेवारत वालों ने, सेवानिवृत्त ने मिलकर किया संघर्ष। सरकार ने कहा समय दे दो थोड़ा, बजट तक का लिखित में दिया, समय दिया, और बजट में क्या मिला उनको? हम उम्मीद कर रहे थे कम से कम तनख्वाह पेंशन हर महीने मिल जाए, ऐसा कोई रास्ता तो निकलेगा। तो सरकार को प्रस्ताव रोडवेज योजना 1100 करोड़ दो, तब कहीं जाकर के तनख्वाह पेंशन दे पाएंगे। 1100 करोड़ तो नहीं दिए बजट के अंदर स्वीकृत दी हुई। कहते हैं 200 करोड़ का ही कोई प्रावधान रखा है जैसा पहले हर साल होता है। तो 200 करोड़ में कहां से हो जाएगा? 2 महीने में नहीं हो सकता। बसों की बात भाई, कोई इनकम बढ़े बसें आए हमारी, तो बात तो कर दी 1000 बसें देंगे, बड़ी ताली पीटी लोगों ने, 1000 बसें देने की बात कर दी। पर बाद में जब अखबार में आया 1000 बसें क्या है, तो सर्विस मॉडल पर देंगे। हमने भी आज थी हमारे को, मैं कम से कम 1963 में रोडवेज में आया था, और 1963 से लगातार नौकरी में रहा, तक भी सक्रिय रहा आप लोगों के साथ, और उसके बाद भी लगातार सक्रिय हूं। मैंने सर्विस मॉडल पहली बार सुना। क्या होता है सर्विस मॉडल? भाई ये तो सुना अपनी खुद की बसें हो या अनुबंधित बसें होती हैं, सर्विस मॉडल कभी नाम ही नहीं सुना। क्या होगा सर्विस मॉडल पे, कैसे होगी? कई अधिकारियों ने पूछा, अधिकारियों ने एग्जैक्ट तो हम भी नहीं बता सकते सर्विस मॉडल क्या होता है। पर एक बात तो साफ है कि रोडवेज को खुद तो नहीं खरीदेगी बसें। इससे ये बात किसकी भी पुष्टि होती है कि बसों के साथ में फंड की घोषणा नहीं हुई थी। भाई 1000 बसों के लिए कितना पैसा देंगे, तो जब फंड की घोषणा नहीं हुई तो मतलब ये रोडवेज खरीदेगी तो नहीं, बसों खरीदे तो प्राइवेट की आएगी, किस कंडीशन पर आएगी वो अलग तरह की बात हो सकती है। तो नई भर्ती का नाम नहीं है, तो कैसे चलेगी रोडवेज आगे? क्या होगा? ओपीएस के बारे में सोच लेना, अपने आप में हिंदी से फैसला करने की बात होती है। तो मैंने मोटी मोटी बातें आपको बैकग्राउंड सारा बताया है। अब बाकी हमारे साथी कुछ विशेषज्ञ जो है हमारे, जिन विशेषज्ञों को हमने जिम्मेदारी दी थी, तो एक एक चीज को कुछ गुणा भाग करके लोगों को समझाओ, तो वो गुणा भाग की बात भी आपको समझाएंगे, और ध्यान से समझने की कोशिश करना गुणा भाग की बात को भी। और संशोधित फार्म जैसा मैंने कहा अभी निकला नहीं है, संशोधित फार्म आपको कल तक आने की उम्मीद है, शाम तक हो सकता है परसों आ जाए। तो आपको फॉर्म तो भरना पड़ेगा, तो आपको फॉर्म तो सीपीएफ की पेंशन का तो सब भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको ओपीएस का ऑर्डर आता है चलता। अगर आपको लगे बात में ओपीएस में जाना चाहते हैं तो मत उसका लाभ उठाना, ओपीएस का भर देना। तो पर ये तारीख कब तक भरनी है? 2 तारीख तक इंतजार मत करना। अभी तक तो उसमें ये नहीं था कितना फॉर्म लेंगे, हमने कहा 4 कॉपी लो। 4 कॉपी का मतलब है कि 4 कॉपी में फॉर्म भरा के लो, एक फॉर्म पे दस्तखत करके उसको खुद को दे दो, तेरा फॉर्म हमको मिल गया। कर्मचारी के पास रिकॉर्ड होना चाहिए ना, भाई मैंने फॉर्म भर के दे दिया, मेरे पास रसीद है, एक उसको दो, और बाकी 3 कॉपी आप अपने दो, उसके अंदर 1 कॉपी ईपीएफओ को भेजो, और 1 कॉपी आप जनरल किसी फाइल में बना के रखो,
हर डिपो के अंदर, हर यूनिट में भाई ऑप्शन, और एक हर एक की पर्सनल फाइल में भी लगवा दो, ताकि भाई एक जगह रिकॉर्ड नहीं मिले तो ढूंढने से दूसरी जगह रिकॉर्ड मिल जाए, ऐसा उनका निकाल देंगे ऑर्डर। फिर ये फार्म जमा कहाँ होगा? पहले वाला ऑर्डर निकलने के बाद सेंट्रल वर्कशॉप के सीपीएम ने कह दिया खुद जाके जमा कराओ, हम तो नहीं लेंगे। भरतपुर में भी ऐसा कह दिया, बताते कि भरतपुर में एमडी से मिले भी थे लोग, तो हमने कहा सर्कुलर में क्लियर करो कि फार्म आपको हर यूनिट में खुद स्वीकार करने हैं, हर यूनिट में खुद स्वीकार करें फार्म, और खुद स्वीकार करके और भेजे कैसे? अगर आपने डाक से भेज दिए, साधारण डाक से डिपो ने, तो लिस्ट बना के भेजो। एक एक आदमी का फार्म तो नहीं जा सकता भाई, हमारे 100 आदमियों का आया, 200 का आया, ये नाम इसका ये करके, क्या इसकी डेट है, पूरा ब्यौरा लगा करके भेजो, और वो बाई हैंड भेजो, ताकि बाई हैंड वो फार्म जमा के रसीद आ जाए लेटर के ऊपर, कवरिंग लेटर पे, हाँ साहब ये ऑप्शन फार्म वहां समय पे 2 तारीख से पहले प्राप्त हो गए हैं, 2 तारीख तक। अगर डाक से भेज दिया तो कई बार तो डाक ही हो जाती है, मिस हो जाती है डाक, और डाक पहुंच भी जाए, पड़ी रहे 5 दिन, किसी ने खोली नहीं खोली तो 2 तारीख निकल जाएगी, उसके बाद क्या बाद में आया। तो आपने ये सुझाव उनको दिया, सारे इसमें सर्कुलर में इस तरह से लिखो। तो ये फॉर्म निकलने के बाद में आपको फॉर्म सबको अलग अलग डिपोज में यूनियन के कार्यकर्ता और हमारे जो एसोसिएशन के कार्यकर्ता है, ये कैंप लगा करके बैठना पड़ेगा भाई। 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का कैंप लगाओ भाई, सुबह 10 से लेके शाम को 5 बजे तक, 4 बजे तक का जो आए उसको फार्म को भराओ, 4 देखो कोई गलती तो नहीं रह रही उसके अंदर। इंडिविजुअल आदमी से गलती हो सकती है, पढ़े लिखों से ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक से गलती हो सकती है, तो इस तरह से फार्म भरा करके और इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से उन फार्मों को आपको जल्दी से जल्दी, मैं तो कहता हूँ वो आपको इस महीने के एंड तक ही कराओ, 28 तक करा दो, ताकि वो, ये भी सवाल आता है कि फार्म जाएगा कहाँ, ये भी सर्कुलर में नहीं है। उन्होंने कहा तो आपके हमारे पूरे राजस्थान में सबके अलग अलग असिस्टेंट कमिश्नर बने हुए हैं, जयपुर का अलग है, जयपुर में कहाँ कहाँ क्या आते हो सबको पता है, फर्म कहाँ क्या गएंगे। एक जोधपुर में भी है, शायद जोधपुर में भी है, कोटा में भी है, हिंडौन साइड के, शायद भरतपुर साइड के वहां जाते होंगे आपके, भरतपुर होगा, तो जहां जा जाएंगे वहां फार्म जमा होंगे जाकर के ऑप्शन फार्म। तो ये मोटी मोटी मैंने बताई। थैंक यू वेरी मच। आगे आइए आप लोग विशेष